कंटिन्यू करेंगे। और फटाफट से आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस और बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें क्लियर दिख रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और बताते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करने में मेरे लिए सही रहेगा। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो वॉइस क्वालिटी में या वीडियो क्वालिटी में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग। कौस्तुभ जी अब ठीक है? कौस्तुभ जी क्या वॉइस अब सही आ रही है? धन्यवाद कौस्तुभ जी। तो सभी को फिर से गुड इवनिंग। और आप जो है अगर पॉसिबल हो तो आप लोग प्लीज जो है लाइक कर दीजिए और लिंक शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आज की अपनी नेक्स्ट क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि है लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 2 क्लॉज 11। प्लीज आप लोग जो है पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले मैं रिकॉल करा दूं आप लोगों को कि हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। आज जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। इसके बाद हमारा एक बचता है ऑर्डर सेक्शन 2 क्लॉज 14, जो कि हम कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने नेचर, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर डेफिनेशन क्लॉज को कंप्लीट किया। और इसके बाद हम आगे के प्रोविजंस पे प्रोसीड करेंगे सीपीसी के। और इसके साथ साथ ही हम सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, तो ताकि आपको कोई भी कोरिलेशन करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव और कल हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ऑर्डर। और उसके बाद हमारा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग फिर से मैं कहूंगा आप लोगों से कि आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो आज की क्लास का जो है हम लोग, मुझे लगता है हमें स्टार्ट करना चाहिए क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलेगा सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। तो आप लोग अपनी बेयर ले लीजिए साथ में अगर पॉसिबल हो तो, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। अरविंद अगर पॉसिबल हो तो आप लिंक शेयर कर दीजिए जो है। और मैं आप सभी से कहूंगा कि पॉसिबल हो तो आप हिंदू लॉ की जो है साथ में बेयर रख लीजिए।
मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो आप हिंदू लॉज की बेयरिंग भी अपने साथ रख लीजिए। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा लिंक को, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो रीच हो जाए। उसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो सीपीसी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन क्लॉज का डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 11। तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का हम डेफिनेशन पे जाएं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो हम पहले बैकग्राउंड पे जाएंगे, बैकग्राउंड के बाद हम डेफिनेशन क्लॉज को कवर करेंगे। देन आफ्टर हम सब्सटेंटिव पार्ट को देखेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में सब्सटेंटिव पार्ट में क्या प्रोविजंस को कवर किया गया है related to legal representative, and then after we will start procedural part of CPC 1908 in schedule 1। तो जो भी प्रोविजंस हमारे प्रोसीजरल पार्ट में है और जो भी प्रोविजन हमारे सब्सटेंटिव पार्ट में है, ये क्लास के लास्ट के क्लास में जब लास्ट का पोर्शन रहेगा और शुरुआती दौर में हम लोग देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज क्या रहेगा। तो हम ये आज की क्लास जो है मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज जो हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 11, इससे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। तो आप लोग जो है अगर पॉसिबल हो तो कमेंट करते रहिएगा ताकि पता भी चलता रहे। तो मैंने जब क्लास में आपको बताया था, मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि जब सूट जो होता है, अगर उसमें देखा जाए कि पार्टीज कौन कौन होती हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ जो कि सूट इंस्टीट्यूट करता है और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट वो सूट लाता है, यानी कि वादी और प्रतिवादी। और जैसे ही ये सूट का जजमेंट एंड देन आफ्टर डिक्री पास होती है, तो जिसके फेवर में वो डिक्री जाती है, तो आपने देखा था, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अगर आपको पता हो कि डेफिनेशन क्लॉज में डिक्री होल्डर कौन से सेक्शन और कौन से क्लॉज में डिफाइंड है, तो प्लीज आप बताएं। डिक्री होल्डर या जजमेंट क्रेडिटर, ये डेफिनेशन क्लॉज के कौन से सेक्शन में या किस क्लॉज में डिफाइंड है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये होती है पार्टी जो कि सूट की पार्टीज होती हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि जब जजमेंट एंड देन आफ्टर डिक्री जब पास होती है, तो डिक्री पास होने के बाद आइदर वो एक पार्टी के फेवर में जाती है और अगेंस्ट एक पार्टी के जाती है। यहां वो कोई भी हो सकता है, या तो प्लेंटिफ हो सकता है या तो डिफेंडेंट हो सकता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया हो उसी के फेवर में डिक्री है। तो जब डिक्री जिसके फेवर में जाती है, मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 क्लॉज 3 में दिया हुआ है डिक्री होल्डर या जजमेंट क्रेडिटर भी आप उसको कह सकते हैं। तो जिसके फेवर में जाती है वो होता है डिक्री होल्डर और जजमेंट क्रेडिटर। और वही डिक्री जिसके अगेंस्ट जाती है, यानी जिसके अगेंस्ट आपको उसको इन्फोर्स कराना है या उस ऑर्डर को इन्फोर्स कराना है, तो उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। और ये आपको मिलेगा सेक्शन 2 क्लॉज 10 में। तो मैंने आपको फिर बताया पार्टीज टू इन सूट क्या होती है, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट। जिसके फेवर में डिक्री और ऑर्डर पास होता है वो होता है डिक्री होल्डर या जजमेंट क्रेडिटर। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 3। देन आफ्टर मैंने आपको बताया कि जिसके अगेंस्ट वो डिक्री जाती है उसे कहते हैं जजमेंट डेटर, एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ सीपीसी 1908। अब आपने देखा कि पार्टीज टू द सूट क्या हुई, जिसके फेवर और जिसके अगेंस्ट गई वो कौन है। इसके बाद एक और स्टेज बच जाता है, वो बच जाता है अपील का। तो जब अपील होती है किसी भी डिक्री के अगेंस्ट, तो जो वो अपील लाता है वो अपीलांट होता है, एंड जो अदर पार्टी होती है वो रिस्पोंडेंट होती है। यहां फिर मैं आपको बता दूं, यहां भी जरूरी नहीं है कि डिक्री होल्डर ही अपीलांट हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि जजमेंट डेटर ही रिस्पोंडेंट हो। आप इसको ध्यान से समझिए कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये जो सूट इंस्टीट्यूट होता है, तो एक पार्टी प्लेंटिफ होती है, एक पार्टी डिफेंडेंट होती है। देन आफ्टर वो जिसके फेवर में जाती है वो हो जाता है डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट हो जाती है वो होता है जजमेंट डेटर। फिर मैंने आपको बताया कि जब अपील लाई होती है इसके अगेंस्ट, तो एक अपीलांट होता है और एक रिस्पोंडेंट होता है। जब आप इस पूरे स्टेज को यानी इस पूरे प्रकरण को समझेंगे, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया हो वह किसी स्टेज पे डिसेबल्ड ना हो जाए। जरूरी नहीं है कि इसकी डेथ कॉज ना हो पाए। बिल्कुल हो सकता है कि या तो वो सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद ही उसकी डेथ कॉज हो जाए। और मैंने आपको पहले भी बता दूं कि जब हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको डिग्री बताया था,
तो मैंने वहीं आपको बताया था सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी और ऑर्डर 4, जहां मैंने आपको बताया था कि सूट इंस्टीट्यूट कब होता है, जब प्लेंट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे ही आप प्लेंट प्रेजेंट करते हैं वह सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। तो सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद हो सकता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी की डेथ कॉज हो जाए। तो इसीलिए ये आप डायग्राम ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने बताया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ये ज्वाइन करेगा या तो इस स्टेज पे या तो इस स्टेज पे या तो इस स्टेज पे, ये जो है ज्वाइन कर लेगा। और यही रोल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, जिसको कि हम समझेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। और उसके बाद हम जब सब्सटेंटिव पार्ट देखेंगे और प्रोसीजरल पार्ट देखेंगे तो हमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल है सीपीसी 1908 में। आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये कि इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ी सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। तो मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया पार्टीज इन सूट, प्लेंटिफ हु इंस्टीट्यूट सूट, डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम सूट लाई, डिक्री होल्डर the person in whose favor decree has been passed, and the judgment debtor against whom decree has been passed. Then after एक स्टेज और रहता है, वो होता है अपील का। The person who make appeal is known as appellant and the other party known as respondent. तो मुझे लगता है कि आपका ये बैकग्राउंड आप सभी का क्लियर हो गया होगा। और यहीं पे यहां से लेकर के यहां तक एलआर का रोल तब आता है जब या तो इन दोनों में से कोई, या तो इन दोनों में से कोई, या तो इस स्टेज पे कोई किसी की डेथ कॉज हो जाती है या वह डिसेबल्ड हो जाता है, डिसेबिलिटी अराइज हो जाती है। तो आई थिंक सबको बैकग्राउंड जो है क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोग कहें तो मैं अब डेफिनेशन क्लॉज पे प्रोसीड करूं। और डेफिनेशन क्लॉज पे जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप में से जिसे भी पता हो तो आप जरूर बताएं, बिना बेयर एक्ट को देखे। जो मैंने लास्ट क्लास ली थी मीन प्रॉफिट जो है वह किस सेक्शन के किस क्लॉज में डिफाइंड है? प्लीज आप लोग आंसर करिए। जो मैंने मीन प्रॉफिट बताया था आपको, मीन प्रॉफिट डेफिनेशन क्लॉज के कौन से क्लॉज में डिफाइंड है? प्लीज विवेक जी, सुनील जी, अगर आप लोग को तक मेरी वॉइस जा रही हो तो हाँ आंसर करिए। हाँ विवेक जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो है सुनील जी, अगर पॉसिबल हो तो आप भी आंसर करते रहिए। अगर आपको ना आप याद कर आ रहा हो आपको तो आप बेयर का भी हेल्प ले सकते हैं। जी अभी जी संजय जी सेक्शन 2 क्लॉज 12। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 12 में हमारा मीन प्रॉफिट है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो प्लीज आप लोग फिर से याद करें कि सेक्शन 2 क्लॉज 10 में, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में या सेक्शन 2 क्लॉज 8 में क्या डिफाइंड है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यह भी बताया है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग बताते रहें कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 में और सेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या डिफाइंड है। तो आपको याद करने में काफी आसानी होगी, हो सकता है मेरी ट्रिक आपके काम भी आए और आपको पूरा ही डेफिनेशन क्लॉज याद हो जाए। देखिए ऐसा है कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो है सेक्शन 2 जब आप पढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज, तो सेक्शन 2 जो है वो अल्फाबेटिकली दिया हुआ है। जी विवेक जी, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में है जजमेंट। और जरा सेक्शन 2 क्लॉज 10 भी आप लोग बता सके तो बताइए। मैंने अभी ही बैकग्राउंड में इस चीज को क्लियर किया है। जी विवेक जी, तो आप लोग इसको याद करने का सबसे बेस्ट वे यही है, जब आप इसके डेफिनेशन क्लॉज को देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1 से लेकर के सेक्शन 2 क्लॉज 18 तक, तो ये पूरी तरीके से अल्फाबेटिकली दिया हुआ है और आप बड़ी आसानी से इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि आप सेक्शन 2 क्लॉज 1 में देखेंगे तो कोड यानी कि सी से
सेक्शन 2 क्लॉज 2 में देखेंगे तो डिक्री यानी डी से, सेक्शन 2 क्लॉज 3 में देखेंगे तो डिक्री होल्डर यानी डी से, ऐसे करते हुए फिर फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, आप ऐसे ही बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। जी गुलिस्तान परवीन जी, हाँ सेक्शन 2 क्लॉज 9 में है जजमेंट। जी 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 अरविंद जी, मैं कोशिश करूंगा। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड को समझा और बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखा पार्टीज इन सूट। अब पार्टीज इन सूट के बाद हम लोगों को बढ़ना है डेफिनेशन क्लॉज पे, और डेफिनेशन क्लॉज जो है वह दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। वहां पर महत्वपूर्ण बात जो है वो जानने की ये है कि तीन लाइन जो है वही इंपॉर्टेंट है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आप लोग अपनी अपनी बेयर देख लीजिए, आप लोग अपना ध्यान जो है बेयर पे रखिए। मैं भी बेयर से रीड करता हूं और आप लोग देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 11 को। तो जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 11 को देखेंगे तो वहां पर बताया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो वहां पर बताता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होगा जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ डिजीज। अन्य पर्सन जो इंटरमिडल करता है स्टेट ऑफ डिजीज, या वह पर्सन जो पार्टीज के डेथ कॉज होने के बाद जिसके पास प्रॉपर्टी डिवॉल्व होकर के चली जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप लोग जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन को देखने के लिए आप लोग सेक्शन 2 क्लॉज 11 देखिए। वहां पर दिया हुआ है जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है स्टेट डिजीज का, जिस पर्सन के पास इंटरमिडल होकर के स्टेट जाता है डिजीज का, या वह पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है डेथ होने के बाद पार्टीज की। तो यहां पर मेन टर्म्स क्या है? रिप्रेजेंट, इंटरमिडल और डिवॉल्व। अगर आपने बेयर ली हो, हाइलाइटर हो आपके पास, या पेन हो या पेंसिल हो, तो इन तीनों टर्म्स को हाईलाइट करिए कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, या तो जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करता हो स्टेट को डिजीज के, स्टेट यानी यहां ई वाला स्टेट है, यानी कि उसकी संपदा। आप लोग जब बेयर में देखेंगे तो स्टेट का हिंदी में मतलब दिया हुआ है संपदा। तो जो रिप्रेजेंट करता हो स्टेट को डिजीज के, या वह पर्सन जो इंटरमिडल करता हो स्टेट ऑफ डिजीज के। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये इंटरमिडल करने वाला व्यक्ति अगर कोई ट्रेस पासर है तो वो ट्रेस पासर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के डेफिनेशन क्लॉज में कवर नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और तीसरा दिया है वह पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी डिवॉल्व होकर के जाएगी आफ्टर डेथ। तो ये आप लोग देखेंगे जब आप लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं या मुस्लिम लॉ में जब आप सक्सेशन को लेकर के पढ़ते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है डेथ होने के बाद किसी एंसेस्टर की सक्सीड होकर के जाती है। देखिए दो तरीके से प्रॉपर्टी जा सकती है, या तो टेस्टामेंट्री या तो नॉन टेस्टामेंट्री। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और जब आप लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो वहां एक्ट ऑफ पार्टीज से जाता है। वही आप जब हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे तो थ्रू लॉ जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखने वाली चीज है लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 11 में जो रिप्रेजेंट करता है, या जो इंटरमिडल करता है, या डेथ होने के बाद जिसके पास प्रॉपर्टी डिवॉल्व होकर के जाएगी। और यहां पर मैंने आपको बताया कि जो ट्रेस पासर होगा वह जो है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में कवर नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एक केस है, लीडिंग केस है, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। S.A. हुसैन वर्सेस D.D. कंसोलिडेशन। S.A. हुसैन वर्सेस D.D. कंसोलिडेशन। और इस केस में कहा गया था कि ये जो डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 11 बताता है, ये केवल लिमिटेड नहीं रखता है इस डेफिनेशन को लीगल एयर्स तक, यानी कि ये केस लॉ बताता है कि ये इंक्लूसिव इन नेचर है। तो आप लोगों को मैंने बैकग्राउंड बताया, फिर हम लोग डेफिनेशन क्लॉज के सेक्शन 2 क्लॉज 11 पे गए, फिर मैंने आपको बताया S.A. हुसैन वर्सेस D.D. कंसोलिडेशन का केस। और वो कहता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन है ये केवल लिमिटेड नहीं है लीगल एयर्स तक, यानी कि इस केस लॉ ने इसको इंक्लूसिव बना दिया, यानी इसमें और भी लोग इंक्लूड हो सकते हैं। अब जब हम लोग बैकग्राउंड समझ चुके हैं, डेफिनेशन क्लॉज समझ चुके हैं, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सीपीसी के जो कि देखना बहुत जरूरी है।
आगे सब्सटेंटिव पार्ट पे और प्रोसीजरल पार्ट पे प्रोसीड करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम दो सेक्शंस जो हैं सीपीसी के उनको ध्यान से देखें और समझें। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने बेयर ली हो तो आप सेक्शन 146 जो है सीपीसी का खोल लीजिए। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप जो है सीपीसी का सेक्शन 146 और 146(7) देखिए। तो ज्यों ही आप सेक्शन 146 और 147 देखेंगे सीपीसी का, तो वहां पर दिया हुआ है 146 में प्रोसीजर बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और सेक्शन 147 दे रहा है कंसेंट और एग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। तो आप लोग, इसीलिए मैं कहूंगा आप सबसे कि आप सेक्शन 146 और 147 अपने बेयर का देखिए। तो जो सेक्शन आप 146 देखेंगे तो वो कहता है कि प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और वो साफ साफ यहां पर दिया हुआ है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग टेक की गई है बाय या अगेंस्ट किसी पर्सन के, या कोई भी एप्लीकेशन मेड हुआ है बाय या अगेंस्ट किसी पर्सन के, तो जो एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग टेक की गई है बाय और अगेंस्ट किसी पर्सन के, उस चीज को लेकर के वो पर्सन भी इसमें इंक्लूड रहेगा जो पर्सन क्लेम करेगा। मैं फिर से बेयर प्रोविजन रीड कर दे रहा हूं। वो कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर एनी प्रोसीडिंग में बी टेकन और एप्लीकेशन मेड बाय और अगेंस्ट एनी पर्सन, देन द प्रोसीडिंग में बी टेकन और द एप्लीकेशन में बी मेड बाय और अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। अब उसके बाद जब आप सेक्शन 147 देखेंगे तो वहां पर सिंपल सी बात ये कहा हुआ है, कंसेंट और एग्रीमेंट को लेकर के उस व्यक्ति द्वारा जो डिसेबिलिटी में है, और वहां पर साफ साफ कहता है कि सारे ही सूट में अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी में है जो कि पार्टी है, तो कोई भी कंसेंट से या एग्रीमेंट से क्या कर सकता है, वो प्रोसीडिंग में अगर कोर्ट का एक्सप्रेस लीव यानी परमिशन है तो वहां पे नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन के हेल्प से उस चीज को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। और जब प्रोसीड किया जाएगा तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की किसी डिसेबिलिटी में नहीं है। मैं आप लोगों को फिर बता दे रहा हूं, अगर पॉसिबल हो तो आप सेक्शन 146 और 147 को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद जो है जब हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सब्सटेंटिव पार्ट और प्रोसीजरल पार्ट कवर करेंगे तो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आएगा। मैं सेक्शन 147 और 146 फिर से रीड कर दे रहा हूं। तो सेक्शन 146 जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुल मिलाकर के जीस्ट ये निकल के आएगा कि अगर कोई प्रोसीडिंग या कोई एप्लीकेशन बनता है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो वह उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी क्या किया जा सकता है, प्रोसीड किया जा सकता है जो पर्सन क्लेम करेगा उस व्यक्ति के अंडर। और 147 ये कहता है कि कंसेंट से और एग्रीमेंट से, कोर्ट के परमिशन से कंसेंट और एग्रीमेंट अगर डिसेबल्ड पर्सन ने दे दिया हो और उसके बाद कोर्ट की परमिशन ले ली गई हो, तो वहां पर नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन ऑफ द सूट जो होगा उसके खिलाफ भी सूट इंस्टीट्यूट या उसके द्वारा भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, और उसका प्रभाव वही होगा मानो कि वो व्यक्ति किसी डिसेबिलिटी या निर्योग्यता से अधीन नहीं था। तो अगर आप लोगों को सेक्शन 146 और 147 क्लियर हो गया हो तो आप बताते रहें ताकि हम आगे प्रोसीड करें। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सब्सटेंटिव पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि सीपीसी के सब्सटेंटिव पार्ट को, और उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोसीजरल पार्ट को। तो जब हम सब्सटेंटिव पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे
तो यहां पर आप लोगों को बेयर में फिर से पीछे आना होगा सेक्शन 146 और 147 से पहले। और जब आप सेक्शन 146 और 147 से पहले आएंगे तो आपको देखना होगा सेक्शन 50 ऑफ सीपीसी एंड देन सेक्शन 52 ऑफ सीपीसी एंड देन सेक्शन 53 ऑफ सीपीसी। हम लोगों ने बैकग्राउंड को समझा, फिर हम डेफिनेशन क्लॉज पे गए, उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो सेक्शन 2 क्लॉज 11 में है उसको और समझने के लिए हमें समझना होगा उसका रोल, और रोल को समझने के लिए हमें सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल पार्ट को समझना होगा। और उससे पहले ये जरूरी है कि हम सेक्शन 146 और सेक्शन 147 को समझें, जो कि हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग जाएंगे सब्सटेंटिव पार्ट जो है सीपीसी का उस पे, और सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ सीपीसी पे जाएंगे। तो सब्सटेंटिव पार्ट पे जाने पे हमें क्या देखना है, यहां सब्सटेंटिव पार्ट पे जाने पे हमें ये देखना है यहां कि क्या प्रोविजन सीपीसी में दिए हुए हैं सब्सटेंटिव पार्ट को लेकर के। सब्सटेंटिव पार्ट को लेकर के क्या प्रोविजंस देखने हैं। अब जब सब्सटेंटिव पार्ट की को स्टार्ट करने की बारी है तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप सेक्शन 50 देखिए, और सेक्शन 50 और 52 का हम डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों ने बेयर तक खोल ली होगी। तो सेक्शन 50 जो है वो बताता है, खैर वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव दिया हुआ है मार्जिनल हेड, बट मेरे हिसाब से वो होना चाहिए था लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। और जब हम इस सेक्शन को पूरी तरीके से समझेंगे भी तो इसका जीस्ट यही निकल के आएगा कि लाइबिलिटी क्या होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। हालांकि मार्जिनल हेड सेक्शन 50 में केवल दिया हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो सेक्शन 50 में आप लोग देखेंगे लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जब हम लोग सेक्शन 50 देखेंगे तो यहां पर 2 क्लॉज दिए हुए हैं, सेक्शन 50 में 2 क्लॉज दिए हुए हैं, और बताया गया है 3 चीजों को, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेक्शन 50 देखेंगे तो वहां पे क्लॉज 2 हैं, लेकिन बताया 3 चीजों को गया है। हमें समझाने की कोशिश 3 चीजों को की गई है, 3 प्रोविजंस को कंटेन कर रहा है, और 1 बाय 1 हम तीनों को समझेंगे कि क्या है। तो जब आप सेक्शन 50 के क्लॉज 1 को देखते हैं तो 1 सिंपल सी बात कहता है, जैसे मैंने आपको ये चार्ट बताया था, मैंने आपको बताया था प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया, डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिग्री पास हुई, जिसके फेवर में गई डिग्री होल्डर हुआ, जिसके अगेंस्ट गई जजमेंट लेटर हुआ। इस अपील और ये डिग्री पास होने के बीच भी आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन, और ये आप पढ़ेंगे सेक्शन आई थिंक 34 टू सेक्शन 74। ये हमारा सब्सटेंटिव पार्ट में है, और ऑर्डर इसको लेकर के दिया हुआ है 21, जिसमें रूल जो है 106 है। तो जो ये पोर्शन है, यानी कि डिग्री पास होने के बाद अब यहां पे क्या होगा कि एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन कौन लगाता है? डिग्री होल्डर लगाता है। अब डिग्री होल्डर जब एप्लीकेशन लगाएगा किस लिए? कि एग्जीक्यूशन हो। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि जजमेंट डेटर जो होगा वह पूर्ण रूप से जो डिग्री उसके अगेंस्ट पास हुई है उसको क्या कर पाए? एग्जीक्यूट कर पाए। यानी कि आप लोग देखिए सेक्शन 50 कि जजमेंट डेटर जो है जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है और डिग्री होल्डर जिसके फेवर में हुई है उसको कराना है एग्जीक्यूशन। किसके अगेंस्ट? जजमेंट डेटर के। इसको क्या लगाना पड़ता है? एप्लीकेशन। और जब ये एप्लीकेशन लगाता है तो होता है क्या? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन होता है तो क्या होगा कि जजमेंट डेटर को जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है उसको सेटिस्फाई करना होता है। अब मान लीजिए कि जजमेंट डेटर के अगेंस्ट 500 रुपए की डिग्री पास हुई कि भैया आपको जो है 500 रुपए भरने हैं डिग्री होल्डर को, और जो जजमेंट डेटर हैं इन्होंने अभी 100 रुपए ही चुकाए थे कि इनकी डेथ कॉज हो गई। जो जजमेंट डेटर हैं जिनके अगेंस्ट मैं फिर बता दूं, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, डिग्री पास हुई, डिग्री होल्डर, जजमेंट डेटर। डिग्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएंगे कि वो डिग्री का एग्जीक्यूशन करा पाए। किसके अगेंस्ट? जजमेंट डेटर के अगेंस्ट। जजमेंट डेटर को क्या करना होगा? डिग्री को सेटिस्फाई करना होगा। मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया कि मान लीजिए कि 500 रुपए की एक डिग्री जो है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट पास हुई थी,
इन्होंने 100 रुपए ही सेटिस्फाई किए ही थे कि इनकी डेथ कॉज हो गई, रिमेनिंग बच गए 400 रुपए। अब ये 400 रुपए कौन भरेगा? आखिर ये 400 रुपए डिग्री होल्डर के पास जाएंगे या नहीं? तो बिल्कुल जाएंगे। और ये 400 रुपए को जब डिग्री होल्डर को सेटिस्फाई कराना होगा तो वो ये किसके अगेंस्ट कराएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के। और यही बात हमारा सेक्शन 50 का क्लॉज 1 कहता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 50 के क्लॉज 2 पे। अब देखिए वहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताई है और वो नोट करने वाली है। मान लीजिए कि ये पर्सन ए है और ये है जजमेंट डेटर, सेक्शन 2 क्लॉज 10। इनके खिलाफ 500 रुपए की डिग्री पास हुई थी। जनाब ने 100 रुपए की जो है सेटिस्फाई की और 400 बचे ही थे कि इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी प्रॉपर्टी इनके एलआर के हाथ में गई, यानी कि 211 में जो एलआर है वह गई 300 रुपए की। अब जो प्रॉपर्टी एलआर को मिली वो है 300 रुपए, भरने हैं 400 रुपए, बचे हुए 100 रुपए कहां गए या कहां से वसूले जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 50 का क्लॉज 2 साफ साफ बताता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो हाथ लगी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के जजमेंट डेटर की, केवल और केवल मात्र ये उसके लिए ही लाइएबल होगा, केवल ये इसी के लिए उत्तरदायी होगा। यहां पर इसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए, कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। जो जजमेंट डेटर का एलआर है, जितनी प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की मृत्यु होने के बाद एलआर के हाथ लगी है, मैंने आपको बताया 300 रुपए, तो ये मात्र 300 रुपए भरने के लिए ही जवाबदेह होगा। बचे हुए 100 रुपए एलआर से नहीं वसूले जाएंगे या एलआर की किसी भी प्रॉपर्टी के पार्ट से नहीं वसूले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि इनको 300 रुपए हाथ लगा और इस 300 रुपए का इन्होंने क्या किया यह जानना भी जरूरी है। हो सकता है कि यह इनको मिला हो 300 और ये कोर्ट को बता रहे हो 200, ताकि ये 100 रुपए शेष अपने खाते में यूज कर लें या ले लें। तो इसी के लिए जब आप सेक्शन 50 के क्लॉज 2 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन 50 में हमें मुख्यतः 3 बातें समझनी है। एक हमने समझा क्या कि जजमेंट डेटर सेटिस्फाई नहीं करा पाया, एलआर से वसूली है। दूसरे में हमने क्या समझा कि एलआर जितना पाया है उतना देगा, पर्सनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि कोर्ट या तो स्यू मोटो या तो एप्लीकेशन पे क्या कर सकता है, कंपेल कर सकता है एलआर को कि भैया आप जो है वह खाता बही लेकर के आइए कि आप कितना इनसे पाए हैं। तो यहां पर जब आप देखेंगे सेक्शन 50 क्लॉज 2 पे, तो वहां यही दिया हुआ है कि कोर्ट आइदर ऑन स्यू मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज कंपेल एलआर कि आप भैया अकाउंट लेकर के आइए हमारे सामने। तो हम लोगों ने सेक्शन 50 देखा, जो कि हम लोगों के सब्सटेंटिव पार्ट का, मैंने आपको बताया बैकग्राउंड, डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने 2 प्रोविजन पढ़े इंपॉर्टेंट 146 एंड 147, देन आफ्टर हम सब्सटेंटिव पार्ट पे आए, वहां पर हम लोगों ने सेक्शन 50 देखा। अब हम चलेंगे सेक्शन 52 पे। तो अब आप लोग जो है बेयर का सेक्शन 52 देखिए। अब जो है आप लोग बेयर का सेक्शन 52 देखिए। तो जब आप सेक्शन 52 देखेंगे तो वहां पे बताया है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड अगेंस्ट एलआर। मैंने आपको क्या बताया था, यहां प्लेंटिफ था, डिफेंडेंट था, डिक्री पास हुई जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, एग्जीक्यूशन की बारी नौबत आ गई थी और वहां पर एग्जीक्यूशन को लेकर के एप्लीकेशन डिक्री होल्डर ने लगाया, 100 रुपए चुकाए और मर गए, 300 रुपए से हाथ में गए तो वो 300 ही भरेगा, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। या 400 पाया तो 400 भरेगा, 500 पाया तो 400 भरेगा, 100 रुपए शेष रख लेगा। अब इसके बाद जो बारी आती है सेक्शन 52 को समझने की, तो हमें सेक्शन 50 और 52 में डिफरेंस समझना होगा। सेक्शन 50 में क्या हो रहा था कि सूट इंस्टीट्यूट हो रहा था, डिग्री पास हुई,
एप्लीकेशन लगाया फॉर एग्जीक्यूशन, अब जजमेंट डेटर की डेथ हुई। यहां पर क्या होता है कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ और डिक्री पास होने के पहले ही इसी दौरान वह डिफेंडेंट की हो गई डेथ और यहां पर एलआर ने ज्वाइन कर लिया सूट, और जब इसने ज्वाइन किया तो यहां क्या होगा कि डिक्री पास होगी किसके अगेंस्ट, एलआर के अगेंस्ट। यानी कि यही बेसिक अंतर है दोनों में। यहां एलआर के अगेंस्ट डिक्री नहीं पास हो रही थी, यहां पास हुई थी जजमेंट लेटर के ही अगेंस्ट। एग्जीक्यूशन के बाद वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया था पूरी तरीके से, और यहां पर क्या होगा, यहां पर एलआर ने बीच में ही सूट को ज्वाइन कर लिया था, तो अब जब डिक्री पास होगी तो वो एलआर के अगेंस्ट पास होगी और एग्जीक्यूशन भी एलआर के ही अगेंस्ट होगा। यही एक बेसिक सा अंतर है जो आपको मिलेगा सेक्शन 50 में और 52 में। और इसीलिए सेक्शन 52 के जब आप मार्जिनल हेड को पढ़ेंगे तो वो कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड अगेंस्ट एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11, डिक्री डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2, एग्जीक्यूशन सेक्शन 34 से 74, ऑर्डर में 21, रूल 106। तो आप जब देखेंगे सेक्शन 52 को तो सेक्शन 52 में कहता है कि अगर कोई भी डिक्री पास हुई है एलआर के अगेंस्ट और किस लिए, पेमेंट ऑफ मनी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिक्री पास हुई है एलआर के अगेंस्ट और किस लिए, पेमेंट ऑफ मनी के लिए। तो जब डिक्री पास हुई है एलआर के अगेंस्ट पेमेंट ऑफ मनी के लिए, तो यहां पर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो वहां एग्जीक्यूशन बताता है कि बाय अटैचमेंट एंड सेल, बाय अटैचमेंट एंड सेल। और अटैचमेंट एंड सेल को लेकर के आप लोग कुछ चीजें यहां क्लियर कर लीजिए। जब आप सेक्शन 51 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी देखेंगे 52 के जस्ट पहले वाला सेक्शन, तो वो बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को लेकर के, पावर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। तो कोर्ट कैसे कैसे एग्जीक्यूशन को एनफोर्स करेगी, तो वहीं पर दिया हुआ है फिर सेक्शन 51 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में कि बाय अटैचमेंट एंड सेल। देखिए अटैचमेंट जो होता है वह दो बार हो सकता है, एक बिफोर जजमेंट, एक आफ्टर जजमेंट। अगर किसी को भी पता हो कि बिफोर जजमेंट कब होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस ऑर्डर में दिया हुआ है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। क्योंकि ये जो अटैचमेंट हो रहा है ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो रहा है, यानी कि आफ्टर जजमेंट हो रहा है। और दो तरीके से दो बार जो है अटैचमेंट हो सकता है सीपीसी में प्रॉपर्टी का, एक अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, एक अटैचमेंट आफ्टर जजमेंट। और जब आप सेक्शन 52 देखेंगे जिसमें कि डिक्री पास हुई अगेंस्ट एलआर फॉर पेमेंट ऑफ मनी, तो इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ये यही बताया है, बाय अटैचमेंट एंड सेल। और जब आप सेक्शन 51 में देखेंगे तो वहां पर भी यही बात बताई गई है कि कोर्ट कैसे एग्जीक्यूट करेगी। यहां तक के सारे पॉइंट्स जो है आप लोग पहले समझिए, और उसके बाद अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। अगर किसी का पीछे कुछ रह गया हो तो मैं उस चीज को फिर से कवर करूंगा। जी सत्येंद्र कुमार जी, बहुत अच्छा। जब हम ऑर्डर 38 देखेंगे बहुत अच्छा। और भी जो लोग हों आप लोग प्लीज़ बताइए, अगर आपको ना मिल रहा हो तो आप इंडेक्स से हेल्प ले सकते हैं बेयर की। देखिए ये सारे प्रोविजंस जो है अगर आपके दिमाग में पहले से ही बैठे रहेंगे, आपको पहले से ही याद रहेंगे, तो आगे के प्रोविजंस जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो बड़ी आसानी से सबको समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार जो है आप लोगों को कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर करते रहिए। आंसर करने से क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। और भी कोई बताना चाहे तो प्लीज बताइए आप लोग कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो है सीपीसी में कहां पर डिफाइंड है। देन आफ्टर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे सेक्शन 52 के क्लॉज 2 पे। जी विवेक जी, ऑर्डर 38।
आप लोगों ने बेयर भी नहीं ली हुई है क्या? जी आशीष जी, बहुत अच्छा। ऑर्डर 38 आप लोग, अगर आपको रिकॉल ना हो रहा आप लोगों को तो आप बेयर से हेल्प लीजिए, बट आप लोग आंसर करते रहिए। इससे क्या होगा, आगे जब हम लोग कहीं भी कोरिलेशन करेंगे या आगे कोई भी ऐसा टर्म या पॉइंट आएगा, या मान लीजिए कल को सेक्शन 94 ही पढ़ना होगा सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग को लेकर, तो ये सारी चीज़ें बड़ी फायदेमंद रहेंगी आप लोगों के लिए। जी रूही जी, ऑर्डर 38, रूल 5 to 13, बहुत अच्छा। जी सुनील, आंसर करिए आप। तो आइए हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई थिंक जो है अब करना चाहिए आगे प्रोसीड। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जो पास कर रही है किसके अगेंस्ट, एलआर के अगेंस्ट। क्यों करनी है भाई, क्योंकि एलआर यहाँ बीच में ज्वाइन किए थे और जो डिग्री पास हुई है वो एलआर के अगेंस्ट ही पास हुई है। अब इन्हीं से हमें एग्जीक्यूशन कराना है। हमने देखा एग्जीक्यूशन कैसे होगा, अटैचमेंट और सेल से। ये इसी बात का जिक्र हमें कहां मिलता है, और सेक्शन 51 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पे। इसके बाद चलते हैं हम लोग जब सेक्शन 52 के क्लॉज 2 पे, तो यहां पर एक अपवाद बताया है। जब मैं आप लोगों को सेक्शन 50 पढ़ा रहा था और 50 में मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, तो इसका एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 52 का क्लॉज 2। सेक्शन 52 का क्लॉज 2 आपको एक्सेप्शन मिलेगा सेक्शन 50 के क्लॉज 2 का। सेक्शन 50 का क्लॉज 2 कह रहा था नो पर्सनल लाइबिलिटी, बट सेक्शन 52 का क्लॉज 2 कह रहा है कि नहीं, पर्सनल लाइबिलिटी भी अराइज हो सकती है। तो आप लोग देखिए सेक्शन 52 के क्लॉज 2 को, और सेक्शन 52 के क्लॉज 2 को अगर आप लोगों ने बेयर ली हो तो प्लीज जो है अपनी बेयर पे, आप लोग अपनी बेयर पे ध्यान दीजिए। तो देखिए होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए कि ए हैं, इनकी डेथ हुई, इसके बाद इनकी 300 रुपए की प्रॉपर्टी इनके वारिस के हाथ लगी और इन्होंने बीच में सूट ज्वाइन किया। अब इनके अगेंस्ट एग्जीक्यूट कराना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 50 के 2 में कि जितना इसके हाथ में लगा है यह उतना ही आप इससे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते, यानी उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि जो ये ए हैं जिनकी 300 रुपए की प्रॉपर्टी इनके एलआरबी के हाथ में लग रही है, यह बाद में कोर्ट में कहते हैं कि सर मेरे पास शेष 200 रुपए ही बचे हैं, 100 रुपए खर्च हो गए सूट में, या मान लीजिए कि इनकी डेथ कॉज होने के बाद जो बरियल होता है या अदर खर्चे जो भी हैं उसमें चले गए, तो इनको कोर्ट में सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को। और वो सेटिस्फाई कैसे करेंगे, एविडेंस से। इनको प्रूव करना होगा कि सर मैंने जो 100 रुपए की मैं जिक्र कर रहा हूं वो मैंने कहां इन्वेस्ट की। और अगर ये मान लीजिए कि इसमें से 50 रुपए को लेकर के फेल हो जाते हैं तो 200 प्लस 50 रुपए इनको भरना होगा। अब आप कहेंगे कि इनके पास तो 200 बचे हैं, तो जो शेष 50 रुपए हैं इसके लिए इनकी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी। माने कि अगर ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं और प्रूव करने में भी फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा, तो भी 300 रुपए इनकी पर्सनल लाइबिलिटी मान करके इनकी प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा। तो यही आपको एक और डिफरेंस देखने को मिलेगा सेक्शन 50 में और सेक्शन 52 में। तो हम लोगों ने सब्सटेंटिव पार्ट के सेक्शन 50 को देखा, 52 को देखा। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 53। अगर आप लोगों ने बेयर ली हो तो आप फिर से बेयर पे ध्यान दीजिए, सेक्शन 53 पे। और जब सेक्शन 53 हम देखेंगे तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हिंदू लॉ की बेयर अपने साथ रख लीजिए, तो अगर आप लोगों ने अपनी हिंदू लॉ की बेयर ली हो तो आप लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 देखिए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और उसका सेक्शन 26 देखिए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 उसका सेक्शन 26 देखिए। और जब आप सेक्शन 26 देख लेंगे तो हम प्रोसीड करेंगे सेक्शन 53 पे। तो जब आप सेक्शन 26 देखेंगे हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का, तो वो कहता है डेब्ट टू हैव प्रायोरिटी। और क्या कहता है कि हर डिस्क्रिप्शन का जो भी डेब्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड या पेएबल बाय डिजीज होगा, वो क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी रहेगी डिपेंडेंट के सारे क्लेम्स के ऊपर जो मेंटेनेंस के लिए
क्लेम्स हैं डिपेंडेंट के, उसके ऊपर प्रायोरिटी रहेगी उन डेब्ट्स की जो कि कॉन्ट्रैक्टेड या पेएबल है बाय द डिजीज। यानी कि मान लीजिए कि ए है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है, और ए की डेथ कॉज होने के बाद जो उसके डिपेंडेंट हैं जैसे कि मान लीजिए बी है, सी है, डी है, अगर इनका कोई भी क्लेम है मेंटेनेंस को लेकर के और ए ने कोई पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था जिसके तहत उसने क्या किया था, जिसके तहत उसने कोई भी डेप्ट लिया हुआ था, तो उस डेप्ट की प्रायोरिटी रहेगी उस क्लेम के ऊपर। यानी कि पहले डेप्ट चुकाया जाएगा और उसके बाद डेप्ट चुकाने के बाद ही इनके जो क्लेम्स हैं फॉर मेंटेनेंस उसको प्रोसीड किया जाएगा। अब हम जब चलते हैं हम लोग सेक्शन 53 पे, तो आइए हम फिर से सीपीसी के सेक्शन 53 को देखें। तो जब आप सेक्शन सीपीसी के 53 को देखेंगे तो ये कहता है लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, जो कि मैंने आपको फिर बताया, मान लीजिए कि डेथ कॉज हुई, अब ये प्रॉपर्टी बी के पास चली गई, अब जो बी के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके हाथ लगी है, इसको लेकर के इस प्रॉपर्टी पे क्या लायबिलिटी होगी। तो कहता है कि सेक्शन 50 और 52 में, सेक्शन 50 सेक्शन 52 में जो सन और डिपेंडेंट हैं ए के, और जो ए के सन या डिपेंडेंट है यानी कि बी और सी, और ये जरूरी है कि हिंदू लॉ में कवर होते हो। पहली बात, सेक्शन 53 जो है ये केवल और केवल हिंदू लॉ से रिलेटेड है। जो लोग हिंदू लॉ में कवर होते हैं यानी कि जो हिंदू हैं, आप लोगों ने पहले की जो हिंदू लॉ की क्लासेस चल रही हैं वहां आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझा होगा, मूलदास के केस भी आया था और भी चीजें हैं, वहां प्रोविजंस दिया हुआ है डेफिनेशन क्लॉज के बाद, तो वहां पर बताया हुआ है कि हिंदू कौन होगा। तो यहां पर कह रहा है कि जो सेक्शन 50 और 52 यहां हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इन्फोर्स करा रहे थे कब, जब जजमेंट लेटर आधा चुकाया और आधा बचे शेष राशि में ही उसकी डेथ हो गई। और यहां हमने कब देखा, जब जो डिग्री जो है वही एलआर के पास अगेंस्ट पास हुई थी। तो यहां वही कह रहा है कि सेक्शन 50 और 52 में जो प्रॉपर्टी सन और डिपेंडेंट के हाथ लगी है उस प्रॉपर्टी से ही पेमेंट किया जाएगा। जो एंसेस्टर था ए, अगर उसने कोई डेप्ट लिया हुआ था तो जो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बी के पास जा रही है, तो जो डेप्ट होंगे वो अगर किसी सन और डिपेंडेंट के पास गए हैं तो सेक्शन 50 और 52 के लिए क्या कह रहा है कि उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ही क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा डेप्ट का। ये कह रहा है आपका सेक्शन 53। और इसको आप कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे कुछ कोरिलेट आप इसको कर सकते हैं। तो सेक्शन 53 बस सिंपल सी ये बात कह रहा है कि 50, 52 जिसके हाथ लगी वो सन हो या डिसेंडेंट, कवर हो रहा हो हिंदू लॉ में, तो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पेमेंट किया जाएगा डेप्ट का। कौन से डेप्ट, जो एंसेस्टर लेकर के बैठे हुए थे और उनकी डेथ हो गई, यही कह रहा है सेक्शन 53। तो हमने देखा सब्सटेंटिव पार्ट में 50, 52, 53। इससे पहले हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखा सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 146, सेक्शन 147। फिर हम लोगों ने बैकग्राउंड को भी समझा, हमने एस ए हुसैन वर्सेस डीडी कंसोलिडेशन का केस भी पढ़ा। अब हमारा पूर्ण रूप से बैकग्राउंड, डेफिनेशन और सब्सटेंटिव पार्ट जो है ओवर हो गया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं मतलब आगे की जो क्लास चलेगी वो चलेगी प्रोसीजरल पार्ट को लेकर के, और उसके बाद हमारा पूरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 11 कंप्लीट हो जाएगा। कल जब हम लोग ऑर्डर की क्लास पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 14 की, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने सीपीसी के क्या क्या प्रोविजंस को कवर कर लिया है, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज के बाद केवल हमारे सब्सटेंटिव पार्ट के जो प्रोविजंस है ना उनको लेकर के हमें क्लास करनी है। तो जो सब्सटेंटिव पार्ट को लेकर के क्लास करनी है उसमें से भी हमने काफी प्रोविजंस को कंप्लीट किया। जैसे आपने यहां देखा 46, 47, 50, 52, 53, 2, 11 डिग्री में भी हम लोगों ने काफी चीजें कवर की, मीन प्रॉफिट में हम लोगों ने काफी चीजें कवर की, इनफैक्ट फॉरेन कोर्ट में, फॉरेन जजमेंट में हमने काफी चीजें कवर की, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 44A, सेक्शन 87A। तो कल की ऑर्डर की क्लास के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने कितनी चीजें कवर की, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्राइडे से हमारी क्लासेस रहेंगी तो उन क्लासेस में हम लोग डेफिनेशन क्लॉज के आगे जाएंगे। हम लोगों ने स्ट्रक्चर, नेचर, ऑब्जेक्ट और हो सकता है कल डेफिनेशन क्लॉज भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।
तो यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर प्रॉब्लम ना आई हो तो आप प्लीज मुझे बताइए ताकि हम आगे फिर प्रोसीड करें। जी जी सुनील जी, जी विवेक जी धन्यवाद। और भी लोगों का देख लेते हैं फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि अब प्रोसीजरल पार्ट में बस कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं, और ये ज़्यादातर आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ठीक है, फिर आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोसीजरल पार्ट पे जाने से पहले देखिए रेखा जी, जो सेक्शन 53 है वह सिंपल सी बात कहता है। मान लीजिए ए है, ए की डेथ कॉज हो जाती है, और ए की डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी जो है उसकी बी के पास चली जाएगी। आपने सक्सेशन पढ़ा होगा। अब जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बी सक्सीड कर रहा है, और बी क्या है, ए क्या है, हिंदू है। सेक्शन 53 केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो हिंदू लॉ में कवर होते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब आपने सेक्शन 50 में देखा एग्जीक्यूशन को लेकर के, आपने 53 में देखा एग्जीक्यूशन में को लेकर के, 52 में, तो यहां पर क्या है, सिंपल सी बात कह रहा है कि जो भी डेप्ट, मान लीजिए कि जो ए हैं जिनकी डेथ हो गई है और उनकी प्रॉपर्टी सक्सीड होकर के बी के पास गई है, तो ए ने क्या लिया था, कुछ उधार ले रखा था। अब वह जो उधार ले रखा था उसको चुकता करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो आखिर वह उधार क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है या नहीं, इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा है सेक्शन 53। तो अब हम लोग बैकग्राउंड, डेफिनेशन और सब्सटेंटिव पार्ट को कवर करने के बाद चलेंगे प्रोसीजरल पार्ट पे। और आज मेरी पहली क्लास थी बोर्ड पे, तो मुझे लगता है कि आप सभी को क्लास अच्छी ही लगी होगी। और अगर इसमें कोई भी कमी या कोई भी चूक रह गई हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आगे से मैं उस चीज में काफी सुधार ला सकूं और आगे से वो कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो आइए हम चलते हैं प्रोसीजरल पार्ट पे सीपीसी के। तो आप लोग जो है ऑर्डर 22 सीपीसी का खोल लीजिए, और जब आप ऑर्डर 22 देखेंगे तो वो कहता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। मैं फिर से आप सभी से कहूंगा कि आप लोग जो है बेयर में ऑर्डर 22 शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, आप लोग उसकी हेल्प लीजिए। ऑर्डर 22 डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, और वहां पर रूल 1 से लेकर के रूल 9 तक हम लोग प्रोविजंस को देखेंगे। तो आप लोग प्रोसीजरल पार्ट देखिए सीपीसी का, ऑर्डर 22 डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, रूल 1 से रूल 9 तक हम लोग देखते हैं। तो जब आप लोग ऑर्डर 22 डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी को लेकर के, जो ऑर्डर 22 है पार्टीज के, देखेंगे तो वहां पर हमको मेनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव से जो मोटा मोटी प्रोविजंस रिलेटेड हैं उन्हें समझना है। तो ऑर्डर 22 रूल 1 कहता है कि कोई भी सूट अबेट नहीं होगा अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है। ऑर्डर 21 रूल 1 कहता है कि अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है तो सूट अबेट नहीं होगा। आप फिर ऑर्डर 22 रूल 3 और रूल 4 को एक साथ देखेंगे। ऑर्डर 22 रूल 3 प्लेंटिफ के लिए और ऑर्डर 22 रूल 4 डिफेंडेंट के लिए क्या कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन लगाएगा और सूट को आगे चलाएगा। ऑर्डर 22 रूल 3 प्लेंटिफ के साइड से, ऑर्डर 22 रूल 4 डिफेंडेंट के साइड से। ये देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत इंपॉर्टेंट
प्रोविजन है, आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे से याद होने चाहिए। अब आप जब ऑर्डर 22 रूल 4A देखेंगे जो कि 1976 में अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ये कहता है कि जब कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई और कोर्ट में जब एप्लीकेशन लग गई तो कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट प्रोसीड करेगी और या तो अपॉइंट करेगी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को और अदर पर्सन को, अगर कोई एलआर नहीं है तो। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर पर्सन। कल को आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कि कोई एलआर है ही नहीं, तो उसको लेकर के क्या प्रोविजन है। तो ऑर्डर 22 रूल 4A जो कि 1976 में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, यहां कहता है कोर्ट प्रोसीड करेगी और अपॉइंट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को या किसी अन्य व्यक्ति को। तो यहां पर हमने ऑर्डर 22 रूल 1 देखा, ऑर्डर 22 रूल 2, रूल 3 और रूल 4 एक साथ देखा, फिर ऑर्डर 22 रूल 4A देखा जब एलआर है ही नहीं तब क्या होगा। फिर उसके बाद आती है ऑर्डर 22 रूल 5 की, और ये केस कहता है कि अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, मान लीजिए कि किसी ए की डेथ हुई और उसके बाद बी कह रहे हैं मैं एलआर हूं, सी कह रहे हैं मैं एलआर हूं, ये सामने वाली पार्टी कह रही है कि एलआर नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन होगा इस चीज को लेकर के कि भाई ये एलआर है भी या नहीं, तो इस चीज पे कोई भी अगर क्वेश्चन अराइज होगा तो ये क्वेश्चन जो है कौन रिजॉल्व करेगा, ये कोर्ट रिजॉल्व करेगी। यहां दिया हुआ है कि डिटर्मिनेशन एज टू क्वेश्चन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ही रिजॉल्व करेगी इटसेल्फ, ये दिया हुआ है ऑर्डर 22 रूल 5 में। फिर आप जब चलते हैं ऑर्डर 22 रूल 6 पे, तो ये क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोगों ने बेयर ली हो तो इसको जो है मार्क कर लीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। ये कहता है कि मान लीजिए कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया, मैंने आपको यहां पे बताया था, और सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद ये और स्टेज आता है जहां पर क्या हो जाता है, हियरिंग कंक्लूड हो जाती है, कंक्लूजन ऑफ हियरिंग हो जाती है, और इसके बाद आना रह जाता है शेष जजमेंट। जब आप ऑर्डर 20 पढ़ेंगे, ऑर्डर 20 का रूल 1, तो वहां पे भी ये बात बताया है। तो ये कह रहा है कि ऑर्डर 22 रूल 5 कहता है कि डिटर्मिनेशन, ऑर्डर 22 रूल 6 कहता है कि अगर सूट इंस्टीट्यूट हो गया और कंक्लूजन हो गई हियरिंग की, यानी कि हियरिंग जो है पूरी तरीके से कंक्लूड हो चुकी है, अब बस जजमेंट आना रह गया, और जजमेंट को लेकर के जब आप ऑर्डर 20 रूल 1 पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि 30 दिन और मैक्सिमम 60 दिन। तो अब जो जजमेंट आना रह गया है, इसी दौरान, इसी पीरियड के दौरान मान लीजिए कि पार्टी में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, तो क्या सूट अबेट होगा, तो ये 22 रूल 6 कहता है कि सूट अबेट नहीं होगा। अब बारी आती है ऑर्डर 22 रूल 9 की। ये क्या कहता है कि अगर सूट मान लीजिए कि किसी आधार पर अबेट हो गया या डिसमिस हो गया, तो आप कोई फ्रेश सूट नहीं ला सकते। लेकिन जब ऑर्डर 22 रूल 9 के ही आप अगले पार्ट को पढ़ेंगे तो वो कहता है कि एलआर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। तो हम लोगों ने ऑर्डर 22 के रूल 1 से लेकर के रूल 9 तक जो भी प्रोविजंस रीड विथ हो रहे थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, इसको कवर करने की कोशिश की। यहां पे हमने देखा कि राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है, अबेट नहीं होगा। ऑर्डर 22 रूल 3 में हम लोग प्लेंटिफ की तरफ से एलआर, ऑर्डर 22 रूल 4 में हम लोगों ने जजमेंट या डिफेंडेंट की तरफ से एलआर। फिर हम लोग ऑर्डर 22 रूल 4A एडेड बाय अमेंडमेंट ऑफ 1976 क्या कहता है, नो एलआर, कोर्ट प्रोसीड ऑन एप्लीकेशन। और क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है किसको, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को और एनी अदर पर्सन को। इसके बाद जब हम लोग ऑर्डर 22 के रूल 6 पे गए तो हमने वहां क्या देखा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया, हियरिंग कंक्लूड हो गई, जजमेंट आना शेष रह गया है। इसको लेकर के ऑर्डर 20 रूल 1 में आप पढ़ेंगे। अब केवल क्या बच गया, जजमेंट आना। इसी दौरान क्या हो जाता है, पार्टी में से किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या सूट अबेट करेगा, तो कहता है कि नहीं, सूट अबेट नहीं करेगा। फिर हम लोगों ने देखा ऑर्डर 22 रूल 9 कि अगर एक बार सूट अबेट या डिसमिस कर दिया गया तो नो फ्रेश सूट स्टिल लाइव। फिर आप ऑर्डर 30 रूल 5 देख लीजिए, अगर आप लोगों ने बेयर ली हो तो आप ऑर्डर 30 रूल 5 देख लीजिए। ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डील कर रहा हूं। अदरवाइज आपको और एग्जांपल ऑर्डर 31 में और ऑर्डर 32 में भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग ऑर्डर 31 और ऑर्डर 32 को पढ़ेंगे तो आपको और भी रिलेटेड अच्छे प्रोविजंस मिल जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। खैर आप लोगों ने अगर बेयर ली हो तो ऑर्डर 30 रूल 5 देख लीजिए, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। तो ऑर्डर 30 रूल 5 कहता है कि मान लीजिए कि ए और बी ये दोनों क्या है, पार्टनर है। यहां पर बी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और बचते कौन है, ए एज अ पार्टनर। तो अब अगर सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है तो क्या एलआर को जरूरी है अपॉइंट करना बी के जगह, यानी कि बी के एलआर को क्या जरूरी है सूट में लाना। तो यही कहता है ऑर्डर 30 रूल 5 की नहीं, एलआर को रिक्वायर नहीं है कि अपॉइंट किया जाए, ऑर्डर 30 रूल 5। लेकिन उसका अगला पार्ट कहता है कि अगर एलआर चाहे तो ये उसके पास राइट है कि वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि मैं भी पार्टी बनना चाहता हूं, और एनफोर्स करा सकता है कोई भी क्लेम।
मैं आपको फिर बता दूं, ऑर्डर 30 रूल 5 जो है राइट टू स्यू ऑन डेथ ऑफ पार्टनर को लेकर के है। मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर है, बी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है, तो क्या जरूरी है कि इनके एलआर को, यानी कि बी के एलआर को जोड़ा जाए सूट में? तो नहीं, ऑर्डर 30 रूल 5 कहता है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगला पार्ट कहता है कि एलआर के पास ये राइट है कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि मैं जो है एलआर बनना चाहता हूं, और वो दूसरा कहता है कि वो अपने क्लेम भी इन्फोर्स करा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 1 को हर तरीके से देखा। ये क्लासेस जो भी मैं लेता हूं आपकी, आप एक चीज का ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपको लगता हो कि छोटे छोटे प्रोविजंस को इतने ज्यादा चीजों से डील करने या कवर करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और चाहे आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये सारे प्रोविजंस एक बार रीड करने के बाद आपके कहीं से कोई क्वेश्चन बच नहीं जाएंगे। और आज जो है मेरी पहली क्लास थी, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपके रिव्यू हो मुझे जरूर बताएं, ताकि आगे की आने वाली क्लासेस में जब मैं बोर्ड पे क्लासेस लूं तो मैं उन कमियों को दूर करके और सुधार करके आगे प्रोसीड करूं। और आप लोगों का अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।